गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 8 बैच में करियरविल एप्लीकेशन पर। गुड मॉर्निंग वैशाली, आदेश, अमित, ऋतिक, आशुतोष, राज, निखिल, खुशी, दीपांशु, हिमांशु, दीपेंद्र, अभिराज, आलोक, प्रियंका, निधि, पारुल, मयंक, दीपिका, हिमांशु, आराधना, दिव्या, आदित्य, प्रीति, राहुल, मोहन, शिवांगी, नेहा, पवन, गौरव, आकांक्षा, दीक्षा, शुभम, आदित्य, अखिलेश, नीलेश, वैशाली, हिमांशु, हेमा, मिलन, आदर्श, पारस। स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल 8 बैच में, जिसका आज पहला दिन है और करियरविल एप्लीकेशन से आप जुड़े हुए हो। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार करियरविल एप्लीकेशन से जुड़े होंगे और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं, है ना। तो जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं इस एप्लीकेशन से, तो उनको तो पता है कि इस ऐप पर किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, नोट्स कैसे अपलोड होते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलती है, हमारे जो कमेंट्स जाते हैं वो सिर्फ टीचर को दिखाई देते हैं, हमें किसी और के कमेंट नहीं दिखाई देते हैं। तो जो भी सिस्टम है इस एप्लीकेशन का पता होगा। लेकिन जो कुछ नए बच्चे हैं, वो बेचारे पहला दिन होगा आज उनका, वो सोच रहे होंगे चल क्या रहा है, मेरा कमेंट मुझे ही दिखाई दे रहा है और किसी को दिख नहीं रहा, क्या मेरा कमेंट सर तक पहुंच पा रहा होगा। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, अगर आपके कमेंट का या आपकी बातों का सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आपका कमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, ठीक है, एक साथ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इतने सारे कमेंट्स का एक साथ रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीचर जो भी, जैसे हम जो कमेंट पढ़ते हैं ना, तो उन कमेंट्स में जो भी जेन्युइन कमेंट्स होते हैं जिनका रिप्लाई हमें लगता है कि देना चाहिए, और सिर्फ मैं नहीं, सारे टीचर वही काम करते हैं, वो जरूर आपको रिप्लाई देते हैं, है ना। जी हाँ। और थोड़ा सा हम पेशेंस बना के रखते हैं। जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं पहली बार, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे सर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, मुझे कोई डाउट आएगा, मैं कहीं फंस गया तो मैं कैसे सर से पूछूंगा, है। तो ये जो आपके मन में ये दुविधाएं हैं, ये जो आपके मन में भ्रम है, आप इन सारे भ्रम को दूर कर दो, इन सारे दुविधाओं को दूर कर दो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको कई सालों का एक्सपीरियंस, बहुत टैलेंटेड टीचर है अपने आप में, है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर टीचर के पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि वो इस तरीके से आपको पढ़ाता है कि आपके मन में कोई डाउट रह ही नहीं जाता। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखेंगे तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो खुद पर खुद अपने आप ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। बस अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपको समझाया जा रहा है, कहीं आप फंस रहे हो, तो आप चिंता ना करें, वो क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फिर से रिपीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन सिर्फ टीचर एक ही बार आपको बताएगा और आगे बढ़ जाएगा, आपकी बिल्कुल ये गलतफहमी होगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना, क्योंकि यहाँ पर खड़े टीचर को मालूम है ना, हमें पता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें 3 बार समझाना है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें 4 बार समझाना है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें एक ही बार समझाना है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है कई सालों का, कई बच्चे आप जैसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे नए बच्चे होते हैं एकदम, बिल्कुल, कुछ तो 10th क्लास में ही है, कुछ 11th में ही है, कुछ 12th में ही है, कुछ ग्रेजुएशन पास आउट है ना, कुछ पुराने हैं अपने, वो तो खिलाड़ी आदमी है, उनको तो सब मालूम है ना। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिल मारे, एकदम रिलैक्स होकर बैठे। सबसे पहले तो अपनी सिटिंग पोजीशन ले लें, है ना। जो भी बच्चा लेट के पढ़ रहा है बेटा बैठ जाए, क्योंकि लेट के पढ़ नहीं सकते हो आप। ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं होगा यहाँ पर कि मैं कोई कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी आपको करके दिखाऊंगा कि आप लेट कर बस देखे जा रहे हो, है ना। आपको प्रॉपर, है ना, रेस्पेक्ट करनी होगी अपनी पढ़ाई की, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। भले ही आप बेटा कई बार पहले पढ़ चुके हैं, आपने रिवीजन के लिए बैच लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर आप कनेक्ट हुए हैं तो आप पहले अपनी सीटिंग पोजीशन बनाइए, है ना। हालांकि जो हमारी रीजनिंग होती है, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय, वो विदाउट पेन एंड पेपर होती है ना। लेकिन फिर भी आपको एक पेन, एक नोटबुक लेकर बैठना है ना। और अभी आप लोगों के अंदर बहुत सारे, मतलब, कमेंट्स करने की बहुत इच्छा होती है, तो आप धर धर कमेंट किए जाते हैं। लेकिन कमेंट्स करने में ज्यादा समय बर्बाद ना करके चीजों को समझने में और नोट करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे, ठीक है। जो बच्चे पहली बार लाइफ में पढ़ रहे हैं रीजनिंग,
है ना, वो कोशिश करेंगे जो जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स खुद पर खुद नोट डाउन करते चले जाएं, है ना। हाँ जी, जो बच्चे पुराने हैं उनके नोट्स ऑलरेडी तैयार होंगे, हालांकि हम लोग सारे नोट्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में देते हैं। और एक चीज और, जो पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगी, जो क्लास पीएनजी रेगुलर जो पढ़ाया जाएगा डिजिटल बोर्ड पे, उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो जो डेली बेसिस पर आपको रेगुलर पीडीएफ्स मिलेंगी और जो प्रैक्टिस सेट्स अपलोडेड है, जो भी कुछ नोट सेक्शन में सॉफ्ट कॉपी आपको दी गई है, गलती से भी आप उसका प्रिंट आउट मत निकालना। हाँ, लैपटॉप पर भी चला सकते हैं क्लास, बिल्कुल, है ना। करियरविल एप्लीकेशन आपका वेब खोलो, careerwell.com, वहां पर आप लॉग इन कर लो, तो ये जो ऐप है, ये जो क्लास है, वो आपकी लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी चल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि क्या बता रहा था, हाँ, जो भी नोट्स आपको मिले हैं सॉफ्ट कॉपी में, उसकी आप हार्ड कॉपी मत निकालना, गलती से भी आप उसका प्रिंट आउट मत निकालना। वो हार्ड कॉपी निकालने के लिए नोट्स आपको नहीं दिए गए हैं, वो सॉफ्ट कॉपी के लिए ही नोट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। अगर आपको हार्ड कॉपी में इंटरेस्टेड है ना, तो उसके लिए हमारी मार्केट में एक बहुत प्रसिद्ध बुक है, ठीक है, जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, शायद आपने मेरे बारे में ना सुना होगा, लेकिन मेरी किताब के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये बुक है रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, बहुत ही अल्टीमेट शानदार जानदार बुक है, ठीक है। हाँ जी, और ये एक ऐसी बुक है जिसमें रीजनिंग का पूरा कंटेंट आपको मिला है, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी आपको दी गई है, उसके साथ साथ फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, और उनका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन भी दिया गया है, और विद ट्रिक्स के साथ सोल्यूशन दिया गया है। और इस बुक में वो सारी ट्रिक्स हैं जो मैं क्लास में सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं क्लास में आपको सिखा रहा हूँ वो इस बुक में आपको नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगी इस बुक के अंदर। जब आप हमसे रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सर मेरे सामने मुझे खड़े होके पढ़ा रहे हैं। तो बहुत शिद्दत और मेहनत से ये किताब बनाई गई है, ठीक है। अगर आप कोई भी बच्चा रीजनिंग की बुक लेगा, है ना, तो सबसे पहले उस बच्चे को इस बुक को लेना पड़ेगा। अगर आपको बुक नहीं लेनी कोई भी, है ना, आप चाहते हैं कि हमें सर किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, आप सिर्फ उतना ही कंटेंट कर लोगे, वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है जी। जितना भी कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये हम प्रॉमिस करते हैं, ये आपको वादा करते हैं आपके साथ, ठीक है, ये दावा भी करते हैं, हम चैलेंज भी करते हैं कि जो भी कुछ आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता, है ना, कुछ भी नहीं आ सकता उससे बाहर आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप 100% बिलीव रखिए, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो बेहतर, अपडेटेड और एकदम अप टू डेट आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। एक चीज और, अभी आपने न्यूज सुनी हुई थी, न्यूज सुनी होगी हाल फिलहाल में, सीईटी की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, एक सीईटी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी घबराए ना, जो भी चेंजेस होंगे सीईटी में, जैसा भी होगा, जो भी सिलेबस होगा वो हम लेकर चलेंगे, है ना, हम बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे उससे, ठीक है जी। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा रीजनिंग स्पेशल फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इस बैच में हम बिल्कुल माइनस लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से, है ना। भले ही आपने जिंदगी में कभी रीजनिंग ना पढ़ी हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम एकदम माइनस लेवल से। बेटा, बुक मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। दूसरा, आप फ्लिपकार्ट से इसको परचेस कर सकते हैं, और उसकी जो लिंक है ना, जब आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो को देखना लेटेस्ट और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक मिल जाएंगी, है ना। ये बैच फाउंडेशन बैच है, यानी कि बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, यानी कि इस बैच में लाइव जो, मतलब ये जो बैच होगा, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी हम कराएंगे, आप जानते हैं कि आजकल रीजनिंग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आती है, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों एग्जाम की रीजनिंग इस बैच के अंदर कराई जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आप मेंस जब आएगा तो आप अलग से पढ़ोगे, है ना, और प्रीलिम्स के लिए अलग से आपको बैच लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम आपको कराए जाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो बैच है बेटा, ये एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम,
कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यानी कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, जो आपको सरकारी नौकरी दिलाता है, जिसमें रीजनिंग आती है, वो रीजनिंग आपको हम कराएंगे। ठीक है, हर एग्जाम की रीजनिंग आपको कराने वाले हैं। कोई भी आपका एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपसे बच जाएगा। दुनिया के हर एग्जाम की रीजनिंग आप करोगे। ठीक है जी, हाँ जी, कोई एग्जाम आपसे बच नहीं सकता, कोई एग्जाम आपसे छूट नहीं सकता। ठीक, जी हाँ। और मैंने आपको बताया था, आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी, कि ये जो बैच है, अगर आप लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको लाइव सेशन में सिलेबस कंप्लीट करने में पता है कितना समय लगेगा? 5 से 6 महीने। लेकिन यहाँ पर एक फैसिलिटी आपको दी गई है, एक बहुत अच्छी का बात है कि आपको ये जो बैच है वो लाइव प्लस वीओडी मिला हुआ है। यानी कि आप लाइव क्लास में भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 5 से 6 महीने में। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे तो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप वीओडी सेक्शन से अपना सिलेबस कितने भी दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा एक मेरा रीजनिंग का जो अभी 2 महीने पहले बैच कंप्लीट हुआ है उसकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस इस बैच के अंदर दी गई हैं। पूरा कंप्लीट रीजनिंग है। तो आप इसको अपनी मर्जी से कितने भी दिन में खत्म कर सकते हैं, चाहे 10 दिन में, चाहे 10 दिन में, चाहे 100 दिन में, चाहे 2 महीने में, चाहे 4 महीने में, जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आप बेटा 11 बजे लाइव नहीं आ पाते हैं और आपको बेटा सिलेबस खत्म करना है लाइव, बट 11 बजे लाइव नहीं आ पा रहे हो, तो आप पूरे दिन में कभी भी लाइव आ जाओ। 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, रात के 10 बजे आ जाओ। और लेकिन बेटा आज की क्लास आप आज ही देखो। तो जब आप रेगुलर डेली बेसिस पर आज क्लास देखोगे ना, तो आपको ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आएंगी कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप, है ना, आप एकदम लाइव पढ़ रहे हो। ठीक है, जी हाँ। देखो मैं आपको अब सिलेबस के बारे में फटाफट से बता दूं कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली क्या है ना। ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक्सेप्ट बैंकिंग, मैं अभी बैंकिंग वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये सिलेबस रहेगा रीजनिंग का। यानी कि इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। हालांकि रीजनिंग को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बोलते हैं वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हम कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस रीजनिंग को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा है वर्बल रीजनिंग का, दूसरा हिस्सा है नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं। आपने अगर किसी एग्जाम में देखा हो पिक्चर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें इमेज बनी होती है, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, हाँ जी, क्या बनी होती है? पिक्चर्स बनी होती हैं। तो ये वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। करीबन 10 चैप्टर हैं हमारे जो हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ने हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि हम बात करें कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, ये वो चैप्टर हैं जो कि रिलेटेड टू अल्फाबेट है। अल्फाबेट तो आप समझते हो ना, हाँ जी, ये वो चैप्टर्स हैं जो अल्फाबेट से रिलेटेड है, A to Z, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला, ये सारे के सारे टॉपिक्स। अच्छा कुछ टॉपिक हैं हमारे जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? नंबर से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। ये आप लोगों ने अगर कभी रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हो तो आपने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखा होगा, नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखा होगा कि 2 नंबर से ये नंबर तैयार हो रहा है तो इस नंबर से कौन सा नंबर तैयार होगा, है ना। तो ये नंबर्स आपने देखे होंगे। बाकी आपने कुछ टॉपिक के बारे में कभी शायद सुना हो, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, डिस्टेंस, है ना, स्लॉक्स, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अच्छा इसमें ये जो टॉपिक्स है ना, ये स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक हैं। आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी। ये जो चैप्टर्स हैं ये कथन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, एनालिटिकल या क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर हमें अपना, है ना, हमें अपना आईक्यू, अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है। ठीक है, इनकी भी अप्रोचेस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है
रीजनिंग को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो, कि रीजनिंग में सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। तो आप बैंकिंग को छोड़कर दुनिया के अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरी बात सुनना, बैंकिंग को छोड़कर दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये पूरे के पूरे 46 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से एक भी टॉपिक आप इग्नोर नहीं करोगे, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सर मैं तो सिर्फ बैंकिंग के लिए हूं, तो देखो बैंकिंग वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, बैंकिंग वाले बच्चे ना कभी लाइफ सिलेबस कंप्लीट ना करें। बैंकिंग वाले बच्चे हमेशा अपना सिलेबस कंप्लीट करें बेटा वीओडी सेक्शन में जाके। पूछो क्यों? उनको वीओडी सेक्शन में जाके इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना है बैंकिंग वाले बच्चों को, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चों को ये पूरे 46 चैप्टर नहीं पढ़ने, ये कंप्लीट 46 चैप्टर उनके सिलेबस में नहीं है। बैंकिंग वाले स्टूडेंट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये 19 चैप्टर्स हैं। इन 19 चैप्टर के अलावा 20वां चैप्टर बैंकिंग में कभी आता ही नहीं है। सिर्फ ये 19 चैप्टर आपके सिलेबस में है, समझ रहे हो? अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और मैं कहूं जो मेन टॉपिक है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिलॉक्स और आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये 3 चैप्टर हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। मतलब बैंकिंग स्टूडेंट्स को ना, समझ रहे हो, रीजनिंग के नाम पर इन्हीं 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। किसकी? सिटिंग अरेंजमेंट की, पजल की, सिलॉक्स की। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, बस इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहें। देखो टाइम का थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि करियर विल एप्लीकेशन पर ढेर सारे टीचर्स हैं, ढेर सारी क्लासेस हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी किसी 2 टीचर का टाइम पैरेलल हो जाए या वो क्लैश कर जाए, है ना। सारे टीचर्स का इंडिविजुअल टाइम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 24 घंटे और करियर विल पर एप्लीकेशन पर 24 से ज्यादा टीचर हैं। समझ रहे हो? अगर हर टीचर को एक टाइम ड्यूरेशन मतलब 1 घंटे का स्लॉट भी दोगे ना, तो भी 24 से ज्यादा टीचर हैं। तो हर टीचर का टाइमिंग अलग हो नहीं सकता, किसी ना किसी 1 या 2 टीचर का हो सकता है टाइम कोलैप्स कर जाए। तो आपको वहां पर यही काम करना है, किसी एक क्लास को आप लाइव देख लो, दूसरी क्लास को जब आपके पास टाइम फ्री हो आप उस समय देखें, लेकिन देखें बेटा रेगुलर। अगर आप स्किप कर देंगे, हो सकता है बाद में आपका टाइम मैच करता है, सिलेबस खत्म हो जाए किसी का थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, किसी का बाद में खत्म हो जाए, फिर आपको दोनों क्लासेस देखने का मौका मिले। ठीक है, हाँ जी, ये टाइम इधर उधर हो तो आपको दोनों क्लासेस देखने का मौका मिले। चलिए, ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बुक के बारे में मैंने बताया था कि एक ही बुक है मार्केट में। ठीक है, ये वाली बुक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, बाकी हम इसके बारे में और कल बताएंगे फुल डिटेल में। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था बैंकिंग वाले बच्चों को ना इन 3 चैप्टर्स की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होती है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, ये खतरनाक तरीके से हमारे एग्जाम में बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, हाँ, यूपीएससी का बिल्कुल सिलेबस कवर किया जाएगा। जो सीसेट वाले बच्चे हैं, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएस पेपर 2 जो होता है हमारा, जीएस पेपर 2, ठीक है, वो वाले बच्चों को भी ना ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 46 चैप्टर। मैंने बोला एक्सेप्ट बैंकिंग स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए हो तो आपको पूरे 46 चैप्टर पढ़ने हैं। और देखो मैं तो अब सजेशन ये दूंगा कि बैंकिंग वाले बच्चे भी ना ये पूरे 46 चैप्टर पढ़ लें। पूछो क्यों? क्योंकि अगर सीईटी आया नेक्स्ट ईयर, अगर अगली साल सीईटी आया तो आपको पूरा ही सिलेबस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब हर बच्चे को पूरा चैप्टर करने हैं, हर बच्चे को। हाँ जी सर, ओनली बैंकिंग एग्जाम में 19 चैप्टर है। जी हाँ, बाकी दुनिया के हर एग्जाम में बेटा ये पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी समझ रहे हो? दुनिया का कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है ना, कोई प्राइवेट जॉब का एग्जाम है, ठीक है, पुलिस का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, टीचिंग का पेपर है, डिफेंस का पेपर है, समझ रहे हो, यूपीएससी का कोई पेपर है, एसएससी का कोई पेपर है, आप हर पेपर को अगर देने जा रहे हैं तो आपको ये पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक का पेपर देने जा रहे हो तो सिर्फ इतना पढ़ के जाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, आप में से अगर कुछ बच्चे हैं, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, बैंकिंग में बेटा सिलेबस ही क्या कवर ना होने के पीछे, बैंकिंग में 3 चैप्टर होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स। इन 3 चैप्टर की आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना।
जो इन 3 चैप्टर की क्लासेस पढ़ी है, आप अगर वीओडी सेक्शन में जाओगे तो करीबन 8 या 10 क्लासेस मैंने ले रखी हैं पजल की, सीटिंग अरेंजमेंट की। तो उसमें आप उन क्लासेस को देखो जिसमें हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस और अप्रोच बताई हुई है। फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होती है इन क्वेश्चंस की रेगुलर। पहले आप अप्रोचेस समझो क्लासेस से, ठीक है, फिर आप जितना प्रैक्टिस घर पे करो। और रेगुलर ऐसा नहीं कि पांच पांच, देखो सीटिंग अरेंजमेंट पजल की प्रैक्टिस का असली तरीका ये होता है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको बता रहा हूं मैं, कि आप एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार और 5 बार सॉल्व करो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट पजल की असली प्रैक्टिस होती है कि आप एक ही क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार ही लगाएं। हाँ, पहली बार लगा लिया कोई बात नहीं, दोबारा उसको लगाओ, तिबारा लगाओ, चौथी बार लगाओ, 5वीं बार लगाओ, ठीक है। तब आपको चीज सीखने को मिलती है, तब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा सीटिंग अरेंजमेंट का, इतना बड़ा क्वेश्चन होगा बैंकिंग एग्जाम में। एक बैंकिंग पैटर्न अलग है, बाकी दुनिया के हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, ठीक है। जी हाँ। देखो फिर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ सर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलो एक बच्चा कह रहा है इम्पोर्टेंट बता दो, तो मैं आपको देखो बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत हमारे लिए है ना प्रायोरिटी बेसिस पे रहेंगे। बिल्कुल सीईटी, हाँ सी देखो बीओडी सेक्शन में अभी ये पूरा सिलेबस कराया गया है, समझ रहे हो? जी हाँ। तो अभी जब तक सीईटी का कोई लीगल नोटिफिकेशन नहीं आता, तो अभी के हिसाब से यही आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है। बाकी जब सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी उसका सिलेबस होगा वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसको लेकर सीईटी को लेकर वो बिल्कुल आप अप टू डेट रहेंगे सीईटी से। जी हाँ, कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो हो सकता है मेंस के लिए जा रहे हो, तो जो बच्चे मेंस के लिए जा रहे हो वो इन टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दें। अगर कुछ बच्चे मेंस के लिए जा रहे हैं तो वो इन टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दें। हेलो हेलो, बताइए। नो मैम, हाँ जी, नहीं होगी, ऑलरेडी डन, डन। हाँ जी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जी हाँ। ये सीजीएल मेंस की बात में अगर आप करूं, अगर आप सीजीएल मेंस 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दें, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं सीजीएल मेंस के लिए कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आने हैं, तो आप इस चीज पे ध्यान दें, ठीक है। जी हाँ। तो ये सीजीएल मेंस वाले बच्चों का इस साल के लिए मैंने सिलेबस निकाला है कि जो बच्चे हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं वो इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो बहुत सारी बातें हो गई, ढेर सारी बातें हो गई, और ये इसीलिए बातें की गई हैं आज क्योंकि आपके मन में जो भी दुविधाएं होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, उन सबके रिप्लाई आपको मिल जाते हैं। लेकिन कल से इतनी सारी बातें नहीं होंगी, ठीक है। अब आपको सारी बातें पता चल चुकी हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। जी हाँ। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं रीजनिंग में, ठीक है, सबसे पहले जो हम रीजनिंग में शुरू करते हैं वो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये जो अल्फाबेट और जो नंबर सिस्टम है ना, ये रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये समझ लो 50% हिस्सा रीजनिंग का अल्फाबेट और नंबर है। रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन है तो 10-12 क्वेश्चन आपको अल्फाबेट और नंबर से मिलेंगे, समझ रहे हो। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड मिलेंगे, नंबर से रिलेटेड मिलेंगे, समझ रहे हो? जी हाँ। तो अल्फाबेट और नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बैच ज्वाइन क्यों किया है? आपने ये जो बैच है ये ज्वाइन क्यों किया है? रीजनिंग सीखने के लिए? क्यों भाई? अगर सिर्फ रीजनिंग सीखने के लिए ज्वाइन किया है तो सीख तो बेटा हम किसी भी बुक को पढ़ के सकते थे। अगर हम किसी किताब को पढ़ेंगे तो हम उससे भी रीजनिंग सीख सकते हैं, है ना। अगर आप मेरी बुक परचेज कर लोगे तो आप पूरी रीजनिंग सीख जाओगे, ठीक है। जी हाँ। तो बेसिकली हमने बैच ज्वाइन किया है रीजनिंग सीखने के लिए, लेकिन सीख तो हम कहीं भी सकते हैं, लेकिन
जब हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, टीचर से सीखते हैं, तो चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ आती हैं, जो भी डाउट्स हमारे होते हैं वो भी दूर हो जाती हैं, और बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ताकि हम अपने क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप मौजूद हैं तो सिर्फ किसी लिए, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। आप अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को बेटा सेकंड्स में नहीं उड़ाओगे, है ना, जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी, तब तक आपके सिलेक्शन की उम्मीद बहुत कम होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो, देखो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उन एग्जाम्स का पता लेवल क्या है। जैसे सीजीएल का फॉर्म हम कब भरते हैं? सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, सर आपका नाम बहुत सुना था इसलिए देखो सीजीएल का फॉर्म कब भरते हैं? सीजीएल का फॉर्म हम भरते हैं जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना, क्योंकि वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन हम सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, जिसके बाद हम इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, समझ रहे हो, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हमें मिलती हैं, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का हर पेपर, है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, आपको पता है उसका लेवल क्या है? उसका लेवल होता है 10th क्लास। 10th क्लास तक जो भी कुछ हमने पढ़ा होता है, जिस लेवल के हमने क्वेश्चन किए होते हैं, वही लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे मैं बात करूं बेटा रीजनिंग की, चाहे मैं बात करूं मैथ्स की, चाहे मैं बात करूं इंग्लिश की, चाहे मैं बात करूं जीएस की, मतलब मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, हर सब्जेक्ट का जो लेवल है वो 10th क्लास का लेवल है। 10th क्लास तक की ही मैथ्स आती है, 10th क्लास तक की ही इंग्लिश है, जीएस है और रीजनिंग है। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए है कि हम जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म हर बच्चे के लिए होता है, मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल स्टूडेंट, है ना, हर बच्चे के लिए है कि नहीं है? चाहे आपके पास साइंस साइड हो, चाहे आपके पास बायोलॉजी हो, चाहे आपके पास क्या कहते हैं कॉमर्स हो, हर बच्चा बेटा इन फॉर्म को फिल करता है, समझ रहे हो। लेकिन 10th क्लास तक हर बच्चे का सिलेबस कॉमन होता है, मतलब हर बच्चे का सिलेबस 10th क्लास तक सेम होता है। 10th क्लास के बाद हमारा सिलेबस अलग अलग हो जाता है। साइंस साइड वाले कुछ और पढ़ते हैं, आर्ट साइड वाले कुछ और पढ़ते हैं, कॉमर्स साइड वाले कुछ और पढ़ते हैं, है ना। आफ्टर 10th क्लास हमारा सिलेबस हो जाता है डिफरेंट। इसीलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अप टू 10th लेवल के पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10th लेवल तक हर बच्चे ने एक जैसी पढ़ाई करी होती है, हर बच्चे ने एक जैसा पढ़ा होता है। इसीलिए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे यूपीएससी में सीईटी लागू नहीं हो रहा, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। आप अगर एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, आपको लगेगा सर इतना आसान क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन। लेकिन उन बेसिक क्वेश्चन को हम अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस के लिए, तो हम जिंदगी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एक बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, एक अप्रोच के साथ, है ना, ताकि हम अपने क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा दें, इवन विदाउट पेन उड़ा दें, विदाउट पेन, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें बेसिक मेथड के साथ साथ, बेसिक अप्रोचेस के साथ साथ ना ट्रिक्स और अप्रोचेस पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको बेस्ट अप्रोच, बेस्ट ट्रिक दी जाएगी, कंसेप्ट भी समझाए जाएंगे, उसके साथ साथ ट्रिक्स एंड अप्रोचेस, देन आफ्टर उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। मैं लाइव क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस कराता हूं कि आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल जरूरत ना पड़े, है ना। जी हाँ, तो अल्फाबेट जो अल्फाबेट है उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम यही स्टार्ट करते हैं अपने हर बैच में। इसके पीछे का कारण है, ये रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है रीजनिंग का, जिसके अंदर कई चैप्टर्स बनते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर बनता है वो बनता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कम से कम 5-6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखो अल्फाबेट से रिलेटेड अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हो, किसी भी क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको एक चीज के बारे में पता होना जरूर चाहिए, है ना। पता है क्या? आपको अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए।
जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर है, कितने अक्षर है बेटा? 26 अक्षर है। इन अक्षर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने स्थान पर आता है। आपको हर लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए, है ना। जब तक आपको लेटर की बेटा सीईटी सब ध्यान में रखेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सीईटी के लिए अलग से बैच लॉन्च करके लेके आएंगे हम। एक बार नोटिफिकेशन आने दो, आप एकदम अप टू डेट हो जाओगे रिगार्डिंग सीईटी। तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता तो आप एग्जाम में क्वेश्चन तो बना पा रहे होगे, लेकिन टाइम वेस्ट होने के बाद और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, अभी आप समझ जाओगे कि सर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए। ये प्लेस वैल्यू पता होना क्यों बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है। देखो, हमारे जो अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये 24वां अक्षर है, ये 25वां अक्षर है, ये 26वां अक्षर है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए। देखो, अगर मैं टी को ओ लिखता हूं, अगर टी को ओ लिखा जाए, तब 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 डब्लू को क्या लिखेंगे? एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। इफ टी इज रिटन एज if t is written as o, then w will be written as अब ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जी, यदि t को o लिखा जाए तब w को क्या लिखेंगे? If t is written as o, then w will be written as what? अब आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, आपने सोचा मैं t को o लिख रहा हूं। सर t को o लिख रहा हूं यानी कि मैं कर क्या रहा हूं? सर मैं o p q r s t, यानी कि मैं इसमें कितना जोड़ रहा हूं? o के बाद कितना जोड़ रहा हूं? p q r s t, मैं कितना जोड़ रहा हूं? मैं इसमें 5 जोड़ रहा हूं, है ना। मैं ओ में 5 जोड़ रहा हूं, यानी कि मैं टी को जब ओ में कन्वर्ट कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं टी में 5 घटा रहा हूं। तो बस यही काम मुझे डब्ल्यू में करना है। तो डब्ल्यू में मुझे कितना घटाना है? डब्ल्यू में मुझे 5 घटाना है। अब डब्ल्यू में मैं 5 घटाऊंगा तो डब्ल्यू में 1 घटाऊंगा वी में 1 कम घटाऊंगा यू में 1 घटाऊंगा टी में 1 घटाऊंगा एस, फिर आर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? आर आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट काउंटिंग, मतलब ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 सेकंड का भी नहीं है, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। पता है कैसे? अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होती। कैसे? आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो टी होता है वो 20वां अक्षर होता है, और जो ओ होता है बाबू वो 15वां अक्षर होता है, और जो W होता है वो 23वां अक्षर होता है। अब आप ये बताओ, 20 को मैंने 15 में कन्वर्ट किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने 20 को 15 में कन्वर्ट किया तो बाबू 23 को किस में कन्वर्ट करूंगा? क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? सर 20 माइनस का 5 15, 23 माइनस का 5 18, और 18वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में आर। कहानी खत्म। समझे? तो इसीलिए अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारे लिए बेहद आसान चैप्टर है, बेहद आसान चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। समझ रहे हो? जी हाँ। तो इसीलिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, अभी तो मैं आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की बता रहा हूं। जब आप मैथ्स पढ़ोगे ना तो आपको मैथ्स में ना टेबल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको बेटा पहाड़े याद नहीं है, ये समझ लो, अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है बेटा मैथ्स बनाना। मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के लिए पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। आप सोच रहे हैं कि सर मैं इंस्पेक्टर बनने आया हूं, एग्जामिनर बनने आया हूं, तो क्या सर मैं पहाड़े याद करूंगा? करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ये बेसिक चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं करते हो तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप अपनी स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं
तो आपको ये बेसिक चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो आपको एबीसीडी पढ़नी ही पड़ेगी। आज आपको अपना बचपन दोहराना पड़ेगा। बचपन में सबसे पहले आपने क्या सीखी था? एबीसीडी। आज दोबारा से आप एबीसीडी सीखोगे। ठीक है, आपको अपना बचपन दोहराना पड़ेगा अगर आप अपना स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं। भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अपने गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना रहे हो अपने कॉलेज के, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिलेक्शन बेटा गोल्ड मेडलिस्ट का नहीं होता। यहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ उस बच्चे का होता है जो मेहनती है, जो मेहनत करता है। किस पर? अप्रोचेस पर, क्वेश्चंस पर। ठीक है, सिलेक्शन उसी का होना, याद रखना। ठीक है, आप अपने ईगो को साइड में कर देना कि मैं पहाड़े क्यों याद करूंगा, मैं सर एबीसीडी क्यों पढ़ूंगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये एबीसीडी याद करनी पड़ेंगी। आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा लेटर किस प्लेस पर है। याद करवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, हाँ जी, याद करवाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको इनको याद कैसे करना है। देखो, एबीसीडी को याद कैसे करना है, इसका एक बेसिक फंडा है। ठीक है, याद देखो कुछ नहीं करना होता, हर चीज की प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस। ठीक है, लर्न कुछ नहीं होता है ना। हम कहते हैं ना इसको याद कर लो, याद व्याद कुछ नहीं होता। हर चीज की क्या होती है दुनिया में? हर चीज की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस से ही सारी चीजें अपने आप लर्न हो जाती हैं। अगर आप लर्न करोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप लर्न हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये ए जो है पहला लेटर है और जेड जो है 26 लेटर है। यहां से लेकर यहां तक हर लेटर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। एक वर्ड होता है इजोटी, एक वर्ड होता है इजोटी। इसमें 5 लेटर हैं। आप लोग अपनी नोटबुक पे इस वर्ड को लिख लो, इजोटी को, EJOTY। ये जो ई लेटर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5वें स्थान पर आता है। आता है कि नहीं आता? ABCDE। देखो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। तो ई लेटर का स्थान जो है वो 5वां है। और हर लेटर की पोजीशन में ना 5-5 का डिफरेंस है। ठीक है, 5-5 लेटर का डिफरेंस है। 5, 10, 15, 20, 25। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई 5वां स्थान रखता है, जे 10वां स्थान रखता है, जे 10वां स्थान, ओ 15वां स्थान, टी 20वां स्थान, और वाई देखो, वाई वाई रखता है 25वां स्थान। अब ये जो 5 लेटर हैं, इन 5 लेटर की मदद से आप पूरे 26 लेटर का प्लेस पता लगा सकते हैं। पूरे 26 लेटर का, चाहे कोई भी लेटर क्यों ना हो। कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, मैं एक लेटर बोर्ड पे लिखूंगा, वो इन 5 में से नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो लेटर इन 5 लेटर में से किस लेटर के सबसे नजदीक आता है। सोच कर देखो, एन लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है? एन किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है? सर, जो लेटर एन है वो ओ के सबसे नजदीक आ रहा है, एन ओ। अब ओ का प्लेस 15 है, तो 15 से पहले क्या आता है बाबू? 14 आता है। सोचो, वी लेटर किसके सबसे नजदीक आ रहा है? वी लेटर किसके सबसे नजदीक आ रहा है? सर, TUV, TUV। अब टी का प्लेस 20 है, तो 20, 21, 22 है ना। इस तरीके से हम किसी भी लेटर का प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ मैं लेटर्स बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग इनका प्लेस पता लगाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं कुछ लेटर बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग इनका प्लेस पता लगाने की कोशिश करो इजोटी से। ठीक है, इजोटी से इनका प्लेस कैसे हम पता लगा सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी, कैसे हम इन लेटर्स का प्लेस पता लगा सकते हैं, एक बार कोशिश करो, कोशिश करो इजोटी से। इन सारे लेटर्स की पोजीशन नोट डाउन कर दो, फटाफट से लिख दो, फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, सीईटी क्या है और क्या इसको स्टूडेंट को फायदा है या नुकसान? हाँ जी, जो सीईटी है उसका फायदा नुकसान तो देखो बाद में पता चलेगा, फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, वैसे तो सीईटी नहीं आना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अगर वैकेंसीज निकालेगा तो ज्यादा वैकेंसीज निकालेगा। हो सकता है सीईटी के नाम पर नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन कहा नहीं जा सकता, समझ रहे हो, है ना। हाँ जी, हो सकता है और ज्यादा वैकेंसीज आपको मिलने लग जाए, तो अनप्रिडिक्टेबल है।
चीजें सही भी हो सकती है, गलत भी, बस आपको अपना सिर्फ एक फोकस रखना है, अपनी मेहनत पे ध्यान देना है फिलहाल। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़िए, ऊपर वाला जो करेगा बिल्कुल सही करेगा आपके लिए, है ना। जी हाँ, तो लेटर्स के प्लेस लिखे आप लोगों ने इजोटी के रेफरेंस को बनाकर, है इजोटी को रेफरेंस बनाकर लेटर्स के प्लेस लिखे। बेटा एक्स, एक्स का प्लेस कैसे लिखा आपने? सर एक्स वाई, वाई 25 है तो एक्स का प्लेस हो गया 24। एल का प्लेस कैसे लिखा आपने? जे के एल, जे का प्लेस 10 है तो एल का प्लेस कितना हो गया? 10 11 12। जी का प्लेस लिखा आपने सर ई एफ जी 5 6 7। एल का प्लेस लिखा आपने जे के एल 10 11 12। क्यू का प्लेस लिखा ओपी क्यू 15 16 17। एस का प्लेस लिखा एस टी टी 20 एस 19। आई का प्लेस लिखा आई जे, जे 10 तो आई का प्लेस हो गया 9। एम का प्लेस लिखा एम एन ओ 13 14 15। आर का लिखा आर एस टी 18 19 20। जे के, जे 10 तो के का प्लेस कितना हो गया? 11 हो गया। ओ पी, ओ 15 तो पी का प्लेस हो गया 16। टी यू 20, 20 के बाद कितना हो गया? 21। तो देखो आज आपको क्या करना है ना, आज आपको करना पता है क्या है? मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। 10 मिनट आप लोगों को ना इस तरीके से रैंडम प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट, 10 मिनट आपको रैंडम अल्फाबेट अपने माइंड में जनरेट करना है और उसका प्लेस पता लगाना, मतलब कोई भी लेटर आप अपने दिमाग में ले सकते हैं, कोई भी लेटर, और आप उसका प्लेस पता लगाएं, है ना। इजोटी की हेल्प से अपने माइंड में कोई भी रैंडम लेटर जनरेट करें। तो 10 मिनट तो आप ये प्रैक्टिस करोगे। किस पर प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस ऑन इजोटी। सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस करोगे इस पर, इस पर्टिकुलर वर्ड पर, है ना। फिर इसके बाद क्या करोगे? 10 मिनट एक आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है ना। 10 मिनट आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, ठीक है। क्या करनी है? प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है। आपको कुछ नहीं करना। कैसे? एक आप पैराग्राफ लोगे, एक इंग्लिश का पैराग्राफ लोगे जिसमें 5 6 लाइन होंगी, 5 6 लाइन होंगी साहब। जैसे कि वहां पे लिखा है आई एम पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है, आई एम पीयूष वार्ष्णेय। ये फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। आई टीच रीजनिंग, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब आपको ये पैराग्राफ राइटिंग करनी कैसे है? देखो आपको पता है क्या करनी है। आप हर एक लेटर के ऊपर ना उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। आप हर लेटर के ऊपर उसका प्लेस वैल्यू लिख दो। जैसे आई है, सोचो आई का प्लेस कितना होता है इजोटी में? आई जे, ए हो गया पहला लेटर। सर एम एन ओ, ओ 15 तो एम का प्लेस हो गया 13। ओ पी, ओ 15 तो पी का प्लेस हो गया। इस तरीके से आपको हर एक लेटर के ऊपर उसके प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 10 मिनट तो आपको ये पैराग्राफ राइटिंग करनी है, 10 मिनट आपको रैंडम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ जी। और जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा वो अल्फाबेट की प्रैक्टिस के लिए टॉपिक शुरू होगा। जो भी टॉपिक शुरू करेगा, मैं जो भी टॉपिक शुरू करूंगा वो अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस पे ही होगा। सर मैं रीजनिंग स्पेशल 84 का स्टूडेंट हूँ। सीईटी आने से रीजनिंग में कोई बदलाव तो नहीं होगा? देखो जहां तक उम्मीद है कोई बदलाव नहीं होगा। अगर होगा भी बदलाव तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से टच में रहिए, तो जो भी बदलाव होगा हम अपने यूट्यूब चैनल पे आके वो आपको करा देंगे, ठीक जी। इसलिए निश्चिंत रहो आप, है ना। चाहे आप पुराने बच्चे हो तो आपको दोबारा से नए बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं नहीं आपको नया बैच दोबारा लेना पड़ेगा सीईटी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूट्यूब से टच में रहना, वहां मैं आपको जो भी बदलाव होगा वो सब करा दूंगा, ठीक है जी। तो आपको 10 मिनट की प्रैक्टिस यहां करनी है, 10 मिनट की प्रैक्टिस यहां करनी है, और फिर जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसके बाद आप अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। फिर आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अल्फाबेट मतलब याद नहीं करने, फिर इनकी जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाएंगी आपके दिमाग में। हालांकि देखो कुछ ऐसे लेटर्स हैं, अगर मैं उन लेटर्स को ध्यान से देखूं ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल का नाम, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। अगर मैं उन लेटर्स को ध्यान से देखूं तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो उनके अंदर ही छुपी हुई होती है। देखो जी लेटर को ध्यान से देखो, जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, जी के अंदर क्या छिपा हुआ है, जी को ध्यान से देखो। सर जी के अंदर 7 छुपा हुआ है। एच आपको किसकी शेप दे रहा है ये बताओ?
देखना एच आपको किसकी शेप दे रहा है, सर एच हमें शेप दे रहा है 8 की। आई के अंदर क्या छुपा हुआ है बेटा, आई किसकी शेप दे रहा है आपको, आई शेप दे रहा है 9 की, है ना। आई किसकी शेप दे रहा है, 9 की शेप दे रहा है। ये देखो एम, एम का मतलब होता है 3। अब 3 से क्या बनता है सर, 3 से 13 बनता है और 23 बनता है, 3 से 13 बनता है और 23 बनता है, तो एम बेटा 23 तो नहीं है 13 है। अच्छा डब्ल्यू भी 3 है, डब्ल्यू भी 3 है, तो इस 3 से क्या बनेगा, इस 3 से बन जाएगा 23, इस 3 से बन जाएगा 23। अच्छा पी क्या है, पी लगभग 6 का उल्टा है ना, 6 का उल्टा है, पी 6 का उल्टा है। तो बेटा 6 का उल्टा क्या कर सकते हैं हम, 6 का उल्टा मतलब 6 से क्या बनेगा, है पी क्या है, पी किसकी शेप दे रहा है, 6 की शेप दे रहा है, 6 समझो ये 6 है एक तरीके से। और 6 से क्या बनेगा, 6 और 16 26, 26 है नहीं, 6 है नहीं, तो ये 16 में चला गया। आप जानते हो T20 2020 मैच होता है, T20 मैच, तो T20 मैच होता है ना, T20 मैच होता है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए हैं। अगर मैं उन लेटर्स को ध्यान से देखूं, G7 H8 I9 M13 W23 P16 T20 K11 किंग्स 11 T20, है ना जी हाँ। तो बाकी जो मैं हम चैप्टर शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, देखो हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा, सबसे पहला जो चैप्टर हम रीजनिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को शुरू करने का मुख्य कारण ही है कि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। हम ये जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, वो इसीलिए ताकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ें तो उन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकें, ठीक है। हाँ जी, अल्फाबेटिकल सीरीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज को, अल्फाबेटिकल सीरीज को बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। कई टाइप्स की सीरीज है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जब ये चैप्टर पहले पूछा जाता था तो सिर्फ एक ही सीरीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे, जो कि थी हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज दिस वन। लेकिन धीरे धीरे एग्जाम में बदलाव होते चले गए, क्वेश्चन पैटर्न बदलते चले गए, है ना, नए पैटर्न आते चले गए, तो धीरे धीरे सीरीज में भी बदलाव होता चला गया। फिर एग्जामिनर ना क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने लगा, वो सीरीज को उल्टा करके पूछने लगा, सीरीज को पलट दिया, है ना, और रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। फिर उसने थोड़ा सा और बदलाव किया है ना, आधे लेटर उसने गायब कर दिए, आधे लेटर गायब कर दिए, सिर्फ और सिर्फ इवन अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा। फिर दूसरे आधे लेटर गायब कर दिए और ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया, है ना, नई नई सीरीज बनती चली गई। फिर क्या किया, सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही उल्टा किया, ठीक है। और फिर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही उसने उल्टा किया, लाइक दिस, हाँ जी। और एक क्वेश्चन हमारा आया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन हमारा बना मिसलेनियस सीरीज से रिलेटेड, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस, कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे मिक्स्ड यानी कि बिल्कुल नए क्वेश्चंस। तो हमें इस चैप्टर में ना, हमें इस चैप्टर में ये सारी सीरीज कवर करनी है, और यकीन मानो ये सारी सीरीज हम पढ़ेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो मैं पेन का यूज करूंगा, ना मैं पेपर का यूज करूंगा, और हर सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर खत्म कराऊंगा, हर सीरीज को, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और इस चैप्टर को जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे ना, और करने के बाद अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो जाएगी, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से।
अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं जरा वो देखते हैं। क्वेश्चन बनता किस प्रकार है एग्जाम में, पूछने का तरीका क्या होगा और हमें उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होगा। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से और फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन की सीखेंगे ट्रिक। पहले ट्रिक नहीं सीखेंगे, पहले हम उसको बेसिक मेथड से समझेंगे, बाद में उसकी ट्रिक सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ना और देखना कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखा क्या है। पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है, सभी पहली बार पढ़ रहे हैं, हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। 5वीं सीरीज में M2A और Z2, हाँ ये गलत लिख दिया, Z2 सॉरी Z2N है, Z2N सेकेंड हाफ को रिवर्स लिखा है, Z2N। चलिए अब इस पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसकी लैंग्वेज को समझो और इस पहले क्वेश्चन का आंसर ना आप पूरी की पूरी सीरीज लिख कर दो, आप पूरी सीरीज लिखकर आंसर दो। ABCD GH KLMN ... XYZ। एक काम करते हैं और थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं मैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब सही है, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो कि लिखा क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी होती है? सर यही है अंग्रेजी वर्णमाला जो मैंने लिखी है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया लेफ्ट हैंड और ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया राइट हैंड। ठीक है, अगर मैं पूछूं बाएं से तो ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर और ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझेंगे, एकदम बेसिक मेथड से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो ये बताओ बायां क्या है? सर ये रहा, बाएं से चौथा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर हमें पता लगाना है। ठीक है, बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा, चलो बेटा बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये रहा बाएं से चौथा। बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसके भी दाएं छठे जाओ भाई साहब, इसके दाएं छठे जाओ। बाएं से चौथा काउंट कर लिया, इसका दाया, इसका दाया। देखो किसी भी लेटर का जो बाया और दाया होगा ना वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा बाया वो इसका बाया, जो हमारा दाया वो इसका दाया, बाया दाया हमारे अकॉर्डिंग। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसके दाएं छठे जाओ तो इसका दाया इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था बाएं से चौथे, तो बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं से चौथे के दाएं छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो हमारा आंसर आ गया जे। अच्छा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे रीड करेंगे? विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ, 6 टू द राइट ऑफ, किसके 6 टू द राइट, किसके 6 टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किसके 6 टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 9th नहीं बेटा 10th आएगा, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम काउंट करेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा डी। देन आफ्टर इसके 6 टू द राइट आएंगे, इसका राइट पे इधर होगा 1 2 3 4 5 6, फिर इसके 6 टू द राइट आएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे आंसर आ जाएगा बेटा, 9th नहीं 10th होगा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में इस मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत लेंथी मेथड है, हमें इतना टाइम तो है नहीं पेपर में हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो जैसे कि पहली पोजीशन है बेटा बाया, दूसरी पोजीशन है दाया, तो क्या ये जरूरी है कि हर बार पहली पोजीशन बाएं और दूसरी पोजीशन दाएं होगी? ये बताओ, क्या ये जरूरी है हर बार पहली पोजीशन बाएं और दूसरी पोजीशन दाएं होगी? ये भी तो हो सकता है दोनों पोजीशन बाएं हो।
दोनों पोजीशन दाएं हो, ये भी तो हो सकता है दोनों पोजीशन दाएं हो। और सर ये भी हो सकता है पहली पोजीशन तो बाएं हो और दूसरी पोजीशन दाएं हो। और ये भी हो सकता है सर पहली पोजीशन दाएं हो और दूसरी पोजीशन बाएं हो। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4, है ना। दोनों पोजीशन बाएं हो सकती है, दोनों दाएं हो सकती है, एक बायां दायां या दाएं बाएं। इंग्लिश में पढ़े बेटा, इंग्लिश में भी 4 कॉम्बिनेशन है। हो सकता है दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से हो सकता है दोनों ही पोजीशन राइट हैंड से हो सकता है लेफ्ट राइट हो सकता है राइट लेफ्ट हो। अब आपको एक बड़ा छोटा सा काम करना है, पता है क्या? अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स, इसमें से इसको घटा देंगे हम। क्या निकाल देंगे? अगर दोनों पोजीशन सेम है तो हम डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस। अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है तो बेटा हम करेंगे माइनस। और इफ इन केस अगर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो हम दोनों नंबर को जोड़ देंगे। अगर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो हम दोनों नंबर को जोड़ देंगे। क्या करना है बाबू? क्या करना है? अगर पोजीशन सेम है तो हम कर देंगे माइनस, और पोजीशन डिफरेंट है तो हम कर देंगे प्लस। क्या करना है? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। क्या करना है? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। नोट डाउन कर लेना इसको, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं बिना सीरीज लेके सॉल्व करता तो कैसे करता? यहां पर ये बताओ, यहां पर दोनों पोजीशन क्या है? सर यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या करना है? डिफरेंट आने पर प्लस करना है। ठीक है, 4 और 6 10, तो हमारा आंसर होगा 10वां अक्षर। अब बात यह है, ये जो 10वां अक्षर है ये आंसर कहां से होगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर बेटा आगे से भी पूछ सकते हैं, वो पीछे भी से भी पूछ सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये 10वां अक्षर कहां से काउंट करना, बाएं से या दाएं से? तो देखो, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम बेटा हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमारी जो पोजीशन पहले लिखी है आंसर भी उसी छोर से होगा। जैसे हिंदी में लिखा है बाएं से, तो आंसर बेटा बाएं से 10वां है। और याद करो इजोटी को 10वां अक्षर कौन सा होता है? J10। देखो अभी आपने ना प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आज आप इजोटी को याद रखना। जब कल आप वो होमवर्क करके आओगे ना, 20 मिनट का जो होमवर्क मैंने दिया है आपको, उसके बाद आपको इजोटी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है बाएं से J। जो हमने प्रैक्टिस करी है ना इजोटी की बेटा, वो बाएं से ही प्रैक्टिस करी है। समझ लो, जो भी लेटर्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो पोजीशन लेफ्ट हैंड से ही है। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हिंदी में जो पोजीशन आगे है इंग्लिश में वही पोजीशन बाद में है। तो अगर हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर दे रहे हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे बेटा लास्ट वाली पोजीशन से। इंग्लिश में जो भी लास्ट में लिखा है आंसर उसी पोजीशन से होगा, लेफ्ट हैंड, तो आंसर होगा लेफ्ट से 10th। लेफ्ट से 10th। हिंदी और इंग्लिश में बस ये फर्क है कि हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे आगे वाली पोजीशन से। जैसे आगे बायां दिया है तो आंसर होगा बाएं से, आगे दायां दिया है तो आंसर होगा दाएं से। समझ रहे हो? आगे बायां दिया है तो आंसर होगा बाएं से, और आगे दिया है दायां तो आंसर होगा दाएं से। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? इंग्लिश वाले बच्चे जो पोजीशन लास्ट में, लेफ्ट बाद में है तो आंसर होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राइट बाद में तो आंसर होगा राइट हैंड, राइट बाद में तो आंसर होगा राइट हैंड, लेफ्ट बाद में तो आंसर होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब मेरे साथ साथ ना कंसेप्ट को रिपीट करो, मेरे साथ साथ कंसेप्ट को रिपीट करो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आंसर कैसे देते हैं? हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं आगे वाली पोजीशन से, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से। हिंदी वाले आगे वाली पोजीशन से, इंग्लिश वाले लास्ट वाली पोजीशन से। बट एक चीज याद रखना, जो हम माइनस करते हैं हिंदी में माइनस बेटा आगे से होता है, क्योंकि आंसर भी हमारा आगे से ही है, क्योंकि हमें हिंदुस्तानी हिंदी है आगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे पीछे से, और माइनस भी पीछे से ही होगा। यानी कि बेटा अगर आपको माइनस करना है तो 4 - 6 होगा। जैसे यहाँ 4 - 6 होगा तो यहाँ भी 4 - 6। तो इंग्लिश में जो माइनस होता है वो रिवर्स होता है, क्योंकि आंसर भी हम रिवर्स दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है, ब्रदर ऑफ फादर का मीनिंग क्या होता है ये बताओ।
ब्रदर और फादर, ब्रदर ऑफ फादर का मीनिंग क्या होता है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है फादर्स ब्रदर। इसका मीनिंग क्या होता है? फादर्स ब्रदर। इसका मीनिंग भाई के पिता नहीं है, इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है पिता के भाई। क्या मीनिंग होता है? पिता के भाई। ब्रदर ऑफ फादर का मतलब होता है पिता के भाई। तो इंग्लिश में ना ये रिवर्स चलता है, इंग्लिश में ना ये उल्टा चलता है, उल्टा। इंग्लिश में क्या चलेगा? उल्टा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बीच में ऑफ लगने से कहानी पलट जाती है। समझे? तो अब आप समझ गए होंगे कि हम उसको रिवर्स क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए साहब, तो अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो डायरेक्ट, विदाउट पेन एंड पेपर। आपको ये सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, बिना सीरीज लिखे इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। हमें हिंदुस्तानी, हिंदी है आगे, ठीक है? इंग्लिश है पीछे। समझ रहे हो? इंग्लिश है पीछे। चलिए साहब, तो यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? यहां पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या होगा? डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 और 10, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? 15वां अक्षर बाएं से होगा, 15वां अक्षर बाएं से होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है? इजोटी को याद करो, ओ 15 हो गया, ओ 15 हो गया। इंग्लिश में पढ़ते तो बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 प्लस 10 कितना होगा? 5 प्लस 10 15, 15th फ्रॉम विच एंड? 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज ओ इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि नॉर्मल सीरीज ए टू जेड। हमने बताया टोटल इतनी सीरीज है, इनमें से जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो अभी पहली सीरीज है, फर्स्ट सीरीज। तो अब हम आंसर बेटा बिना सीरीज को नोट डाउन किए दे सकते हैं, ठीक है? हमें सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, और बिना सीरीज को लिखे हम आंसर दे सकते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्लास का टाइम है 11 o'clock, है ना? बनाइए इस क्वेश्चन को। फटाफट से, जल्दी से, दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले। सीटी आने पर क्या यही सारा चैप्टर रहेगा या फिर कोई नया चैप्टर? देखो अभी तक तो यही सिलेबस है। जिस दिन कोई नया चैप्टर इंक्लूड होगा, नई चीज इंक्लूड होगी, वो हम आपको कराएंगे, बट अभी तक यही सिलेबस है। अभी तक सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है? जल्दी से आंसर दो फटाफट से, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, विशाल, सोनू, शुभम, उत्कर्ष, सचिन, मोहम्मद, आकृति, मुकेश, राहुल, पवन, उमाशंकर, अंश, प्रिंस, पारस, अभय, शुभम, राजपाल, गौरी, सुजाता, सुभाग्या, सुभज्ञा, सेजल, धीरज, अंश, आरिफ, मुस्कान, अतीश, अभिषेक, दीपिका, पारुल, मयंक, ज्योति, आकांक्षा, ऋतु। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है सर? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। भैया पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट से 10th क्या होता है भैया? 10वां अक्षर क्या होता है? जे, इजोटी, जे 10वां अक्षर हो गया। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 10वां अक्षर, ये 10वां अक्षर होता है जे। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि काउंटिंग हमें करनी है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड में। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, है ना? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7, रिवर्स कर रहे हैं माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर अगेन जे, जे इज द राइट आंसर। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आ गया जे, ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं।
चलिए नेक्स्ट टू क्वेश्चन। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अभी भी काउंटिंग हमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अभी भी काउंटिंग हमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। जिसका ये लेफ्ट हैंड होता है और ये होता है हमारा राइट हैंड, ठीक है। जिसका ये बायां छोर होता है ना, जब हम काउंटिंग करेंगे बाएं से तो यहां से, अगर मैं काउंटिंग करूंगा दाएं से तो मैं काउंटिंग करूंगा यहां से, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा? कोई भी बच्चा अगर के आंसर दे रहा है तो बेटा वो मुर्गा बन जाए। कोई भी बच्चा अगर के आंसर दे रहा है तो मुर्गा बन जाए। कोई भी बच्चा अगर ओ आंसर दे रहा है तो भी मुर्गा बन जाए। नॉकआउट हो जाएगा वो। अगर के या ओ आंसर दे रहे हो तो आप नॉकआउट हैं। ना तो इस क्वेश्चन का के आंसर होगा, ना ही इस क्वेश्चन का ओ आंसर होगा। के और ओ दोनों ही आंसर बिल्कुल गलत है। ए आंसर भी बिल्कुल गलत है, जेड आंसर भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ जी, चलिए। क्योंकि आपने जल्दबाजी कर दी बहुत ज्यादा, आपने चीजों को समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है? सर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 5 और 6 11। लेकिन यहाँ पे जो 11वां अक्षर है ना, 11वां अक्षर बाबू पता है कहां से है? वो दाएं से है। 11वां अक्षर दाएं छोर से, ठीक है। बस यही गलती आप कर बैठे। आपने सोचा 11वां अक्षर है, 11वां अक्षर क्या होता है? 10 होता है जे, 10 के बाद 11वां यानी कि के। बेटा के आंसर तब होता है जब ये 11वां अक्षर बेटा दाएं की जगह बाएं से होता। देखो दोनों ही पोजीशन यहाँ पर क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 5 + 6 11, 11th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। तो जो 11th लेटर काउंट करना है ना हमें राइट हैंड यानी कि पीछे से काउंट करना है 11वां अक्षर। अब हम पीछे से 11वां अक्षर कैसे काउंट करें? हमें आगे से 11वां पता है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से जो 11वां अक्षर होता है वो होता है के। तो कल मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर को, है ना, किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर को कैसे पता लगे, है ना। कल हम इस चीज की डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे कि जो पीछे से 11 होता है वो आगे से 11 के अपोजिट लेटर होता है। अपोजिट लेटर, है ना। के का उल्टा होता है कानपुर, के का उल्टा होता है कानपुर, और ये लेटर पी होता है। इसकी ट्रिक हम कल सीखेंगे कि इस अपोजिट लेटर को कैसे पता लगाया जा सकता है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट ट्रिक से दे रहे हैं, कंसेप्ट से दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखो जो अक्षर पीछे से 11वें स्थान पर है वही अक्षर आगे से किसी न किसी स्थान पर तो होगा। जो अक्षर पीछे से 11 है वो आगे से किसी न किसी स्थान पर तो होगा। अब इसकी पोजीशन में कैसे पता लगाऊं आगे से? देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर हैं। और हमेशा याद रखना जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। तो हम 26 में से 11 नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे 27 में से 11। तब जाके हमारी पोजीशन सही निकलेगी। 27 - 11 16। तो जो पीछे से 11 है अक्षर, बेसिकली वही अक्षर आगे से 16 है। बेसिकली वही अक्षर आगे से 16 और आगे से 16वां अक्षर क्या होता है? आगे से 16वां अक्षर होता है पी। भाई 15वां अक्षर हो गया ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। तो पी इज द राइट आंसर। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने 27 में से 11 क्यों घटाया, 26 में से क्यों नहीं घटाया? देखो ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक रैंकिंग है, ठीक है, मैं बताता हूं। एक पंक्ति है जिसमें कई सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, कई सारे लोग खड़े हैं। ये पंक्ति का लेफ्ट हैंड है, ये पंक्ति का राइट हैंड है, ठीक है। ये कौन है? ये है ये राम है, राम। आप मुझे बता सकते हो कि कुल पंक्ति में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल पंक्ति में 13 लोग हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो राम का पीछे से स्थान क्या है?
सर राम है पीछे से 1 2 3 4, जो राम है वो पीछे से चौथे स्थान पर है कि नहीं है? अगर इसी राम का स्थान मुझे आगे से पता लगाना है, अगर इसी राम का स्थान मुझे आगे से पता लगाना है जो पीछे से चौथा है, तो मैं कभी भी ना इसको 13 में से नहीं घटाऊंगा। अगर आप 13 में से घटाओगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 13 की जगह मैं कितने में से घटाऊंगा? 14 में से घटाऊंगा, तब जाके मेरा परफेक्ट स्थान निकलेगा। 14 माइनस का 4 10। तो आप काउंट कर सकते हो, जो राम है वो आगे से 10वां होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। तो यही राम है ना, पीछे से चौथा है, और यही राम आगे से 10वां है। लेकिन कुल व्यक्तियों की संख्या 14 नहीं है, कुल व्यक्तियों की संख्या 13 है, 13। तो क्योंकि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम एक ज्यादा में से घटाते हैं, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यू होगी लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि राम तो 2 बार काउंट हो गया। और यहां से लेफ्ट की पोजीशन निकालोगे तो कैसे निकलेगी? -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 माइनस का राइट। तो हम पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। जैसे टोटल 26 लेटर हैं, तो हम जब घटाएंगे ना, तो 26 की जगह हम 27 में से घटाएंगे। 26 की जगह हम कितने में से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे, 27 में से। लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। तो आगे से याद रखना, अगर मान लो किसी लेटर का प्लेस आपको राइट हैंड से पता चल गया, इसी लेटर की पोजीशन मुझे लेफ्ट हैंड से पता लगानी है, तो मैं एक ज्यादा में से घटा दूंगा। तो टोटल 26 लेटर थे, तो हमने 27 में से माइनस कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन आपने कई बार रैंकिंग में भी पढ़ा होगा कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। मोना मोना बेटा 10वें स्थान पर है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ मोना फ्रॉम बॉटम? तो मोना का इस क्लास में नीचे से क्या स्थान होगा, ये बताओ। मोना का क्लास में नीचे से क्या स्थान होगा? तो क्या मैं 50 में से 10 को घटा दूं? है? क्या मैं 50 में से 10 को माइनस कर दूं? नहीं सर, मैं आपके घर के पास ही रहता हूं, अलीगढ़ में। अच्छा जी, गुड। फिलहाल तो हम दिल्ली में हैं, और क्लासेस भी दिल्ली से ही होती हैं। अलीगढ़ में घर जरूर है हमारा। हाँ जी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए मैं कितने में से घटाऊंगा? मैं 50 में से नहीं घटाऊंगा, मैं घटाऊंगा 51 में से, एक ज्यादा में से। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। समझ रहे हो? तो मोना बेटा क्लास में 41 प्लेस पर होगी, नीचे से 41 प्लेस पर। तो वही चीज मैंने आपको समझाई। अगर आपको अपोजिट लेटर्स के बारे में नहीं पता, हालांकि मैं कल आपको सिखाऊंगा अपोजिट लेटर क्या होते हैं, फिलहाल आप आंसर कैसे दोगे? पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है। दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे? सेम आने पर माइनस करोगे। 15 माइनस का 5 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड 10th फ्रॉम राइट हैंड। अब राइट हैंड से 10th लेटर कैसे पता लगाओगे? तो बेटा इसका प्लेस लेफ्ट हैंड से पता कर लो। अब लेफ्ट हैंड से कितना है, कितने में से घटाओगे इसको? 26 में से या 27 में से? 27 माइनस का 10 17। तो बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। और 17वां अक्षर 17th लेटर क्या होता है? 15 होता है। ओ 15 16 17 OP Q, Q इज द राइट आंसर। तो हम जे आंसर ना देके जे के अपोजिट लेटर आंसर देंगे। हम जे आंसर ना देके जे के अपोजिट लेटर आंसर देंगे, जे के अपोजिट। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है। दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे? सेम आने पर माइनस करोगे। 20 माइनस का 5, 20 माइनस का 5 15। और 15वां अक्षर कहां से होगा? 15वां अक्षर होगा दाएं से, है ना। दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर -20 माइनस का 5 15, 15th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, 15th फ्रॉम विच एंड, 15th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। तो यहां से 15वां अक्षर पता लगा लो, 15th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड।
तो कैसे पता लगाओगे? इसकी पोजीशन कहाँ कन्वर्ट कर ले? लेफ्ट हैंड में। कितने में से घटाकर? 27 माइनस का 15 यानी कि 12। आगे से 12वां अक्षर है, 10 11 12 JKL। 10 11 12 JKL। L इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। Which letter will be 17th to the left of 7th from the left hand in English alphabetical series? बाएं से 7वें के बाएं 17वां। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से? बाएं से, है ना। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 17 माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब हम फंस चुके हैं, क्योंकि माइनस का 10th तो होता ही कुछ नहीं है। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10 कहां से आ गया? भाई अंग्रेजी वर्णमाला में 1 to 26 होते हैं, माइनस का 10 तो कुछ होता ही नहीं है? तो ये माइनस का 10 कैसे सॉल्व होगा? माइनस का 10वां अक्षर क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे? इसको जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल। तो माइनस का 10वां अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, इसको जानेंगे हम ब्रेक के बाद, यानी कि कल की क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात करते हैं अब कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।